हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरू राठौर फ्री क्लासेस में। तो आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, शीत युद्ध का दौर विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लेसन। तो हमारा पहला टॉपिक आता है शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता। आगे आता है इसकी परिभाषा, ये था इसका अर्थ। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 के बीच इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बंट गए। यह दोनों के मध्य विचारात्मक और राजनीतिक संघर्ष था। आगे आता है शीत युद्ध की शुरुआत। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला और फिर आता है शीत युद्ध का अंत। तो क्यूबा मिसाइल संकट है और शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिससे शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से अब एक कमजोर पड़ गई। शीत युद्ध का कारण आता है, फिर कारण थे अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं। दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों से संपन्न थी। उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय चोट क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में दोनों रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता और बाद में आता है शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया के आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के लिए बेहतर है, लेकिन सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था है वो दुनिया के लिए बेहतर है। तो आइए हम जानते हैं पूंजीवादी और समाजवाद क्या है। तो पूंजीवाद में जो हस्तक्षेप है वो व्यापार का अधिक होता है और निजी व्यवस्था होती है, और समाजवाद में सारी व्यवस्था है वो सरकार के हाथ में होती है। निजी व्यवस्था का इसमें विरोध किया जाता है। तो आगे आता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 18 के बीच और द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से 45 के बीच। तो द्वितीय विश्व युद्ध के गुट मित्र राष्ट्र, पहला गुट था। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय मिली। इन चार राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में किसको जीत मिली थी? सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को। इन चार राष्ट्रों को जीत मिली। और दूसरे राष्ट्र क्या होते हैं? जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था वो दूसरे राष्ट्र थे। जर्मनी, जापान, इटली, इनको द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। आगे आता है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान के घुटने टेकने पड़े। इसके बाद विश्व युद्ध का जो है अंत हो गया। बमों के कूट नाम: लिटिल बॉय, फैटमैन, और बमों की क्षमता 15 से 21 किलो टन। उसके बाद अमेरिका की आलोचना
अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करके और अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी है। हमले के पीछे उद्देश्य क्या था? सोवियत संघ के सामने ये भी जाहिर करना था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। उसके बाद आता है क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा एक छोटा सा द्वीप देश है जो अमेरिका के तट से लगा। ये नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव है वो सोवियत संघ है और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता है। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला लिया। 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इन तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद मिली और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए। अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा युद्ध होकर रहेगा। इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो कहता है नोट, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है क्योंकि पहली 2 बार महाशक्तियां आमने सामने थी। क्यूबा मिसाइल के संकट के समय मुख्य नेता क्यूबा के थे फिदेल कास्त्रो और सोवियत संघ के थे निकिता क्रुश्चेव और अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी। 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो चुका था। यहाँ पर दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ को 2 गुटों में बांट दिया गया। विश्व 2 गुटों में बंट गया और ये 2 ध्रुवीय विश्व है। बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। पूर्वी यूरोप जो था सोवियत संघ, दूसरी दुनिया थी और पहली दुनिया थी पश्चिमी यूरोप जो कि अमेरिका के नेतृत्व में थी। तो पूर्वी यूरोप था। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। इसमें शामिल देश पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी और बुल्गारिया, रोमानिया आदि ये देश शामिल थे इसमें। और पश्चिमी यूरोप में शामिल थे पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं और इस गठबंधन में शामिल थे ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि। उसके बाद नाटो संधि देखते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। 4 अप्रैल 1949 को जो है उत्तर अटलांटिक संधि, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की स्थापना हुई जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी पर भी हमला होता है तो उस संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल देश एक दूसरे की मदद करेंगे। नोट, उद्देश्य था अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना। और उसके बाद वार्सा संधि हुई। सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप से मुकाबला करना।
तो नाटो के जो सामने संधि हुई थी वो वार्सा हुई थी, जो की थी सोवियत संघ ने। उसके बाद आता है महाशक्तियों के लिए छोटे देश का महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल खनिज के लिए और भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने अधिक हथियारों और सेना का संचालन कर सके और सैनिक ठिकाने भी जो है एक दूसरे के जासूसी कर सके। और आर्थिक मदद भी इन्होंने छोटे देशों से ली, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन के मददगार हो सकते हैं। और विचारधारा थी गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता है कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही थी। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और समाजवाद से कहीं बेहतर है। शीत युद्ध के परिणाम क्या निकले? तो शीत युद्ध के परिणाम थे गुट निरपेक्ष देशों का जन्म, अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध का टल जाना और अनेक सैन्य संगठन संधियां जैसे कि नाटो वार्सा हुई थी। और दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जखीरे और हथियारों की होड़ और दो ध्रुवीय विश्व, तो ये मुख्य कारण थे शीत युद्ध के परिणाम थे। नोट अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियां की, जो कुछ इस प्रकार थी। सैन्य संधियां थी अमेरिका की नाटो जो हुई थी 1949 में, और सीटो हुई थी 1954 में, और 1955 में हुई थी सेंटो। और सोवियत संघ ने किया था वार्सा पैक्ट, जो 1955 में था। सोवियत संघ ने एक ही संधि की थी। और नाटो सीटो सेंटो थी वो अमेरिका ने की थी 1949, 54 और 55 में। और 1955 में सेंटो के सामने हुई थी वार्सा पैक्ट। दोनों महाशक्तियों के द्वारा परमाणु जखीरे एवं हथियारों की होड़ कम करने के लिए सकारात्मक कदम, परमाणु प्रेक्षण प्रतिबंध संधि और परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र प्रीसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, जो कि क्या है परमाणु हथियारों पर रोक लगाती है, जो भी कोई खतरनाक हथियार बनते हैं उन पर रोक लगाती है। उसके बाद आता है सीटो एवं सेंटो। तो अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एशिया के गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को सीटो और सेंटो कहा जाता है। सीटो आता है फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। और इस सीटो का उद्देश्य था साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की रक्षा करना। और सेंटो की फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और उद्देश्य सोवियत संघ के मध्य पूर्व से दूर रखना और साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। नोटिस के बाद सोवियत संघ ने चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम, इराक से संबंधित मजबूत किए थे। शीत युद्ध के दायरे थे। विरोधी खेमों में बैठे देशों के बीच संकट के अवसर पाए युद्ध और संभावना रही, मगर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिक जनहानि हुई। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाई भी हुई। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सभी गुटों को अपने से अलग रखना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में जानते हैं हम। ये शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया, जो दो ध्रुवीयता में बंट रहे देशों से अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इस आंदोलन का नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन पड़ा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था, परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने को अलग थलग नहीं रखना था, अपितु इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों से सरोकार करना था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी 1956 में। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांज टीटी और भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के मसाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की, जिससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम थे जोसेफ ब्रांज टीटो, जो यूगोस्लाविया के थे, और जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के थे, और गुलाम अब्दुल नासिर, जो मिस्र के थे, और सुकुर्नो, जो इंडोनेशिया के थे, और घाना के थे वामे एनक्रुमा।
और प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में, जो यूगोस्लाविया में स्थित है, और इसमें 25 देश शामिल हुए थे। और 14वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो 2006 में हुआ था क्यूबा हवाना में, और इसमें 166 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल थे। और 17वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 2016 में वेनेजुएला में, और इसमें 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल थे। और गुटनिरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या लाभ मिला, तो अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाया, ऐसे फैसले जिसमें भारत को लाभ होना, ना किसी महाशक्ति को। गुटनिरपेक्षता से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में जा रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरे की तरफ जा सकता है। ऐसे में कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र रह सकता है और न ही दबाव बना सकता है। और भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचकों ने कहा, गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। भारत तो इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है, भारत के व्यवहार में स्थिर नहीं। भारत में 1971 की युद्ध में सोवियत संघ से मदद ली थी, कुछ नहीं तो यह मान लिया कि सोवियत संघ में शामिल हो गए, जबकि हमने सिर्फ मदद ली थी। सोवियत संघ हमारा सच्चा दोस्त था, उसने हमेशा मदद की है। गुटनिरपेक्ष न तो पृथकवाद है और न ही तथास्था पृथकवाद है। और पृथकवाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना, और अर्थात अपने आप से मतलब रखना, बाकी किसी दूसरे से अलग रहना। ऐसा अमेरिका ने 1789-1914 तक पृथकवाद को अपना के रखा था। भारत में ऐसा नहीं था, गुटनिरपेक्षता को अपनाया गया लेकिन पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई गई। भारत आवश्यकता पड़ने पर मदद लेता था और दूसरों की मदद करता भी था। और तथास्था गुटनिरपेक्षता का अर्थ है तथास्था का धर्म निभाना नहीं। तथास्था को अपनाने का मतलब है मुख्यतः युद्ध में शामिल नहीं होना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद कर दे, और यह देश को युद्ध को सही गलत होने पर कोई भी पक्ष नहीं रखे। गुटनिरपेक्ष देशों ने तथास्था को बिल्कुल नहीं अपनाया, क्योंकि भारत तथा अन्य देशों में हमेशा से दोनों महाशक्तियों के बीच शत्रुता को कम करने का प्रयास किया है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देश की अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला। यह देश गरीब देश थे। इनके सामने मुख्य चुनौती अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। इनके लिए आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि बिना विकास के कोई भी देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता। ऐसे में देश उपनिवेशवाद गुलाम भी हो सकते हैं। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में यूएनओ के व्यापार के विकास से संबंधित सम्मेलन के नाम से रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली से सुधार का प्रस्ताव किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा। यह देश अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। यह देश अपना सामान पश्चिमी देशों तक बेच सकते हैं। पश्चिमी देशों में महंगाई या जारी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। और चौथा था अल्प विकसित देशों की भूमिका है वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। और शस्त्र नियंत्रण संधियां थी। सीमित परमाणु परीक्षण संधि 5 अगस्त 1963 को हुई थी। और साल्ट सामरिक अस्त्र प्रीसिमन वार्ता जो 26 मई 1972 18 जून 1972 को हुई थी। और स्टार्ट सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि हुई थी 31 जुलाई 1991 को और 3 जनवरी 1993 को। और एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि थी 1 जुलाई 1968 में हुई थी, जिसमें हथियारों के खतरनाक हथियार बनाने पर रोक लगाई गई थी। नोट 5 परमाणु संपर्क देश ही परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, ये देश अन्य देश नहीं है। तो ये था हमारा आज का 12th क्लास पॉलिटिकल का चैप्टर 1। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।